जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के भारत में जो एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होनी थी, उस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि क्या भारतीय वायुसेना अब युद्धाभ्यास क्यों नहीं कर रही है, क्यों उस युद्धाभ्यास में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में रशिया, अमेरिका और यूक्रेन की सेनाएं भी युद्धाभ्यास भारत के साथ करने वाली थी। जबकि अब ऑपरेशन गंगा के समय भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशन गंगा में ड्यूटी लगी है, उसकी वजह से ये डिले हो गया और रशिया और यूक्रेन भी डिस्टर्ब है और अमेरिका भी इस बीच में अभी आ नहीं रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने एक तरह से खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, जिसका जवाब अश्विनी जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया। जो भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल है, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बड़ी एक्सरसाइज करने वाली थी जिसमें इंडियन एयर पावर जो है वो शो करनी थी। लास्ट टाइम भी जब आपने 2018-19 में ये हुई थी तो उस वक्त भी आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था और अभी ये पोस्टपोन हो गई है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? और ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी साहब परेशान हैं या इंडियन एयरफोर्स जो है वो नहीं कर सकी, ये पोस्टपोन होगी? इसको कैसे समझते हैं आप? जरा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। देखो कमर, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो भारत हर 3 साल में करता है और पिछली बार हमने करी थी 16 फरवरी 2019 को और अब ये होनी थी इस मार्च 2022 में, जो कि 7 मार्च से थी। जैसा आप जानते हैं, अभी हमने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है यूक्रेन में। हमारे वहां 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से और बाकी जो अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो प्राइवेट, जिस तरीके से एयर इंडिया। तो अभी हमारी एयरफोर्स जो है उसका ध्यान अभी पूरा ऑपरेशन गंगा में है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया है। और इसका लिंक हमारी जो एक डिफेंस एग्जीबिशन भी, एक्सपो एग्जीबिशन कर रहे थे हम गुजरात में, वो 10 से 14, जिसके अंदर रूस भी आना था, अमेरिका भी आना था, यूक्रेन ने भी आना था, उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अभी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, वो देश आ नहीं पा रहे। जैसा आप जानते हैं, यूक्रेन में की स्थिति बहुत नाजुक है, जो युद्ध चला हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको मद्देनजर रखते हुए पोस्टपोन किया गया है। और ये एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज हम करते हैं हर 3 साल में। कमर जी, अच्छा जल साहब, इसमें ऐसा क्या है? मतलब इंडियन एयरफोर्स तो बहुत बड़ी है और पोस्टपोन करना क्या मतलब? एक 20,000 स्टूडेंट्स को वहां से लेके आना है, जो कि नॉर्मली जो है वो लेके आ सकते थे, बाकी जहाज भी तो लेके आ सकते थे। तो ऐसा क्या है कि आप समझते हैं कि आपको ये पोस्टपोन करनी पड़ी? क्या एयरफोर्स इतनी डायनामिक नहीं है कि एक अगर यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसको आपने आपने लो स्टूडेंट्स की इवैक्यूएशन करनी है और आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पे इफेक्ट हो रही हैं, तो कल को अगर खित्ते में कोई इश्यू होगा तो फिर आपकी एयरफोर्स किस तरह उसको कोप अप करेगी? सर देखो कमर, इसको आप इस तरीके से ना लें, क्योंकि ये सच्चाई है कि भारत की एयरफोर्स बहुत बड़ी एयरफोर्स है और वर्ल्ड के अंदर 4th-5th नंबर पे है। इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों काम भी कर सकती थी, मगर क्योंकि अभी हमारा फोकस है ऑपरेशन गंगा में, हमने अपने बच्चों को निकाल के लाना है। देखो कमर, आपको समझना पड़ेगा, भारत एक ऐसा देश है जो इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया है उसने यूक्रेन में। जिस प्रकार से हमने अपने स्टूडेंट्स को जो फंसे हुए थे वेरियस प्लेसेस में यूक्रेन में, उनको वहां से निकाल के हम जो अभी लेके आए हैं बॉर्डर एरिया पे, पोलैंड के, उसके बाद रोमानिया के, हंगरी, और वहां से हम अपने एयरक्राफ्ट की मदद से उनको लेके आ रहे हैं। और हमने काफी हद तक 70 to 80% हमने इवैक्यूएट कर लिया है। अब जो है वो थोड़ा सा रह गया है, उसको भी हम कर लेंगे। तो मेरा मतलब ये है, ये इसके कारण बात ऐसी है कि जो एक्सरसाइज हमने करनी है ये वो पोस्टपोन किए, मुझे लगता है अगले 15-20 दिन या महीने में होंगी। मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये जो एक्सरसाइज है वो एक बड़ी एक्सरसाइज भारत की वायु शक्ति करती है, एक प्रदर्शन करती है, अपनी एयर पावर का मुजाहरा करती है पूरे उसमें। देखो अभी जिस प्रकार से बताया गया था कि करीब करीब 150 के करीब
एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे 130 के करीब, उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होंगे। तो ऐसा मुजाहरा करना था। और ऐसे में आपको जानते हैं कि भारत की वायु शक्ति है वो एक बहुत ही काबिल है, और उसके अंदर जो अभी एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करने थे, जो एयर शो दिखाना था, उसके अंदर हमारे पास सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, मिग 21 है, जगूर एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हमारे पास अब लेटेस्ट एडिशन जो हमने इंडक्ट किया, रफेल के 2 स्क्वाड्रन आ गए हैं फ्रांस से, जो 4.5 जनरेशन है। उसके बाद हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर है हमारे पास अपाचे। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर हैं जो हमने अमेरिका से लिए, C-17 ग्लोब मास्टर हैं। उसके जो ट्रांसपोर्ट का हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हमने जो लिया C-13J, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो छोटे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे भी लैंड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। फिर हमारे पास रशियन ओरिजिन के IL-76 हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। ओके, अच्छा जल साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, और लग गई है बल्कि, तो अब आप कहां पे खड़े हुए हैं यहाँ पे? आपको एक तरफ तो वेस्ट ये कह रहा है कि इंडिया पे प्रेशर डालें कि वो एक पोजीशन ले, दूसरी तरफ आपके बहुत सारा जो आर्मामेंट है वो रशिया से आता है। तो आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में न्यूट्रल रह लेंगे या एक बराबरी रख लेंगे, क्योंकि अमेरिका जितना आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडो पैसिफिक में दे रहा है क्वाड की शक्ल में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है एक डेवलपिंग वर्ल्ड को, साउथ एशिया में। वो तो पाकिस्तान को भी उस तरह की चीज उन्होंने कभी नहीं दी, जो आपको उन्होंने एक एलिवेटेड स्टेटस दे दिया। तो आप बैलेंस कर पाएंगे या कहीं कोलैप्स हो जाएगा कुछ ना कुछ देर, क्योंकि इस वक्त वेस्ट के अंदर इंडिया के बारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। सो ये किस तरह एक आप समझते हैं कि आप चीजों को मेंटेन कर पाएंगे? जरा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ बिल्कुल कमर, जो आपने क्वेश्चन रेज किया मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ। एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, इसमें कोई शक नहीं। मगर भारत ने बड़े मैं कहूँगा कि बहुत ही मैच्योर वे से इसको हैंडल किया है कि देखो भारत के लिए दोनों तरफ इम्पोर्टेंट है। जैसे अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ भारत के अभी 2000 से लेके अब तक बहुत अच्छे रिलेशन है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की है, उसमें हमारा लीमियो है, कोमकासा है, और अभी बेका की थी, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मगर इसके साथ हमारे लिए जो रूस है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, वो हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है। 1971 की लड़ाई के अंदर उसने हमारा बहुत तगड़ा साथ दिया। और आप ठीक कह रहे हैं, हमारा 60 से 65 के करीब जो हथियार हैं वो अभी भी रूस से आते हैं, उनसे स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उनसे मेंटेनेंस आता है। तो भारत के लिए रूस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत जो भी अभी तक स्टांस लिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या UNGA में या UNHRC में, एक मैच्योर्ड हमने स्टेप लिया है। हमने एक बताया है कि बातचीत से इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसका लड़ाई से कोई सोल्यूशन नहीं है यूक्रेन में, इसका एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलेगा। और हमने अपनी जो पोजीशन है मुझे लगता है दोनों को बताई है, और दोनों तरफ से चाहे वो अमेरिका है या रूस है वो समझता है, क्योंकि अभी तक हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हमने हर बारी एक प्रकार से अब्सटेन किया है। मैं मानता हूं ये अमेरिका में थोड़ा सा या यूरोप कंट्री में होगा, मगर एक लॉन्ग रन वो हमारी पोजीशन समझेंगे, हमारा तरीका समझेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने हरदम ये बताया है कि ऐसी जो सिचुएशन अभी यूक्रेन में है उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है बातचीत, डिप्लोमेटिक रिलेशन से बातचीत करके करें। तो मुझे लगता है कमर हम इससे निकल पाएंगे, और हम बहुत ही मैच्योर ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। अच्छा जल साहब, एक बात बताएं कि एक तरफ तो हमने देख लिया कि यूरोप जो है वो साइलेंट है, यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर सका। कल को आपकी चीन के साथ, जो इस वक्त चीन जिस तरह फड़फड़ा रहा है, वो कभी ताइवान को धमकी दे रहा है, कभी आपके साथ LOC पे काम कर रहा है,
तो पता तो ये चलता है कि क्वाड तो कोई चीज नहीं है ना। तो आप क्वाड में रह के अमेरिका का साथ दे सकते हैं, और कल आप पे अगर एग्रेशन चीन करता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्वाड तो आपकी रहनुमाई और मदद के लिए नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप चाइना को अंडर एस्टिमेट ना करें। चाइना इस वक्त जो पोजीशन ले रहा है उसमें, और खास करके रिसेंटली चाइना ने जो आपके साथ मामलात खराब हुए हैं उसमें क्वाड भी किसी काम का नहीं रहा, और अमेरिका की मदद भी आपको नहीं आएगी अगर चाइना एग्रेशन शो करता है। तो इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक इस चीज से मुतमिन है कि चीन जो है वो भारत पे एग्रेशन नहीं करेगा और इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी कि आपको ग्लोबल मदद लेनी पड़ेगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो कमर, इसमें कोई शक नहीं, ये एक जो अभी लड़ाई चली हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, एक ये इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। रूस और चीन जो है वो बहुत नजदीक आएंगे। रूस जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पे ज्यादा, क्योंकि ऑयल और गैस जो कि वो बेचता था यूरोप में, अब वो शायद नहीं जाएगी, वो चीन के अंदर बेचेगा, और इसी प्रकार से अपना मिलिट्री हार्डवेयर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीन है उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी रूस की, इनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों देश क्योंकि ये इकट्ठे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले समय में मुझे लगता है चीन और रूस का गठबंधन जो है वो और स्ट्रांग होगा। मगर हम ये भी सोचना है कि क्योंकि भारत ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट स्टेप लिया है कि अमेरिका के साथ भी हैं और रूस का भी पक्ष लिया है, न्यूट्रल रहना मतलब कि रूस की तरफ जाना, क्योंकि जो चीन है उसने भी अब्सटेन ही किया। तो इसका मतलब हमने एक बड़ा मैच्योर्ड जो मुजाहरा किया है अपनी वोट का, चाहे वो यूएनआरसी में या यूएनजी में या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि भारत के जो रिलेशन रूस के साथ बड़े अच्छे रहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो आपने नेक्स्ट पॉइंट बताया, मैं उसको अभी क्लेरिफाई करता हूं कि अगर मान लो कि चीन एग्रेसिव हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात तो चीन एग्रेसिव हो सकता है, इसमें सच्चाई है कि जब ये बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है, जब सारा वर्ल्ड देख रहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चली हुई है, कहीं इसका फायदा उठाते चीन कुछ ना कुछ ताइवान में तो नहीं कर देगा? क्या वो ताइवान को हड़पने की कोशिश तो नहीं करेगा? या वो ये देखेगा जो आइलैंड है ताइवान के नजदीक उनको लेने की कोशिश करे? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी तो अमेरिका